देखिए सामने आ रही जहां पर नवाब सिंह यादव और नीलू यादव की जेल बदल दी गई है। नवाब सिंह को बांदा और नीलू को कौशाम्बी जेल भेजा गया है। सीओ सदर की जांच रिपोर्ट के बाद दोनों को शिफ्ट किया गया। मुलाकातियों का नियम विरुद्ध मिलना शिफ्टिंग का कारण बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में दोनों से मिलना बना है शिफ्टिंग का कारण। दूसरों के नामों की पर्चियां कटवाकर नवाब से मिलते थे समर्थक। सुबह तड़के पुलिस ने गोपनीय तरीके से दोनों का जेल शिफ्ट कर दिया है। तो ये बड़ी खबर देखिए कन्नौज से सामने आ रही। बड़ी संख्या में दोनों से मिलना शिफ्टिंग का कारण ये बना है। बताया जा रहा है कि समर्थक दूसरे का नाम और पर्ची कटवा कर मिलने जाते थे। ये बड़ी खबर देखिए कन्नौज से, जहां पर नवाब सिंह यादव और नीलू यादव की जेल बदल दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, दोनों की जेल शिफ्ट कर दी गई है, क्या कुछ और अधिक जानकारी? जी, आपको बता दें ये पूरा मामला एक अधिवक्ता से विवाद होने के बाद उसकी शिकायत पे ये बहुत एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसकी जांच उच्च अधिकारियों ने सीओ सिटी कमलेश कुमार को सौंपी थी। जांच के दौरान सीओ सिटी ने अपनी जांच में, जैसा कि मीडिया को बताया था, जब वो जांच करने गए थे, जांच में जेल में कई अनियमितताएं देखी गई थी और कहीं ना कहीं जो, जैसा कि सीओ ने बताया है, नवाब सिंह यादव और नीलू यादव से संख्या से अधिक मात्रा में जो उनके समर्थक थे वो उनसे मुलाकात कर रहे थे। ये पूरी जो जांच रिपोर्ट है सीओ सिटी कमलेश कुमार ने उच्च अधिकारियों को सौंपी। जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच रिपोर्ट में, जैसा कि सीओ ने बताया भी था, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था इन दोनों गैंगस्टर भाइयों की जेल शिफ्टिंग कराई जाए। तो कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट का जो है संज्ञान लेते हुए शासन ने इन दोनों का जेल तबादला कर दिया है। नवाब सिंह यादव को बांदा, वहीं नीलू यादव को कौशाम्बी जेल भेजा गया। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए घूसखोर सीनियर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर बड़ा एक्शन लिया गया। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश दिए गए। लखनऊ के पूर्व डीएम और एलडीए के पूर्व वीसी थे अभिषेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। अभिषेक प्रकाश घूसखोरी कांड में सस्पेंड कर दिए गए थे। उद्योग लगाने के बदले व्यापारी से कमीशन मांगी थी। गोपनीय जांच में अभिषेक प्रकाश पर आरोप लगा, जो कि प्रमाणित हुआ है। और घूसकांड के वक्त बताया जा रहा है कि इन्वेस्ट यूपी में सीओ पद पर ये तैनात थे। अभिषेक प्रकाश के पास अरबों रुपए कीमत की जमीनें हैं। बलिया के तत्कालीन सांसद वीरेंद्र मस्त ने सबूत दिए थे। वीरेंद्र मस्त ने सबूत के साथ यूपी सरकार को ब्यौरा दिया था। प्रभाव का इस्तेमाल कर अभिषेक ने जांच नहीं होने दी थी। ये बड़ी खबर देखिए हम आपको बता रहे हैं। और देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी को लेकर ये खबर है, जहां पर सरकारी विभागों से लेकर स्पोर्ट्स तक के टेंडर में शामिल हैं। मेरठ निवासी करीबी बिचौलिया निकांत जैन 10वीं पास बताया जा रहा है। कई अफसरों का करीबी बताया जा रहा है ये बिचौलिया, और लोगों को टेंडर दिलाने के साथ खुद बड़े प्रोजेक्ट लेता था। शासन के निर्देश पर एसटीएफ ने तलाश शुरू कर दी थी। तो इस पूरे मामले की और भी जांच पड़ताल की जा रही है। वही देखिए बताया जा रहा है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया और इसके पहले निलंबन की कार्रवाई की गई थी। तो लगातार अभिषेक प्रकाश पर देखिए कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनके पास अरबों रुपए कीमत की जमीनें हैं। बलिया के तत्कालीन सांसद वीरेंद्र मस्त ने सबूत दिए थे। वीरेंद्र मस्त ने सबूत के साथ यूपी सरकार को ब्यौरा दिया था। प्रभाव का इस्तेमाल कर अभिषेक ने इस पूरे मामले की जांच नहीं होने दी थी। फिलहाल वो निलंबित कर दिए गए और लगातार अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आदेश दिया है और विजिलेंस इंक्वायरी की बात कही जा रही है। तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और ये भी बता दें कि निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी को लेकर ये बड़ी खबर है। सरकारी विभागों से लेकर स्पोर्ट्स तक के टेंडर में वो शामिल है। मेरठ निवासी करीबी बिचौलिया निकांत जैन, जो कि 10वीं पास बताया जा रहा है। कई अफसरों का करीबी है ये बिचौलिया और लोगों को टेंडर दिलाने के साथ खुद बड़े प्रोजेक्ट लेता था। तो शासन के निर्देश पर एसटीएफ ने तलाश शुरू की थी। निकांत जैन को देखिए बताया जा रहा है कि वो 10वीं पास है और लगातार इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है।
तो शासन के निर्देश पर एसटीएफ ने इस पूरे मामले की तलाश शुरू की थी और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है और आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अरबों की संपत्ति बताई जा रही है जिसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से जहां पर देखिए प्रथमेश कुमार को सीईओ इन्वेस्ट यूपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। प्रथमेश कुमार को सीईओ इन्वेस्ट यूपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। 2016 बैच के आईएएस प्रथमेश कुमार को ये चार्ज दिया गया है। अभिषेक प्रकाश के निलंबन के बाद से देखिए ये पद खाली था। वर्तमान में एलडीए के वीसी इन्वेस्ट यूपी में एसीओ के पद पर है प्रथमेश और बताया जा रहा है कि अब उन्हें देखिए इन्वेस्ट यूपी का सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। बता दें कि इसके पहले अभिषेक प्रकाश जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त बताए गए हैं और उन पर निलंबन की कार्यवाही की गई, जिसके बाद से ये पद खाली था और ये जिम्मेदारी अब प्रथमेश कुमार को दी गई है। सीईओ इन्वेस्ट यूपी का अतिरिक्त चार्ज उन्हें दिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। तो प्रथमेश कुमार को सीईओ इन्वेस्ट यूपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। 2016 बैच के आईएएस बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से है जहां पर काकोरी क्षेत्र में गला रेत कर 2 युवकों की हत्या कर दी गई। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया है। एक मृतक जो कि पंखेड़ा गांव निवासी आईटीआई छात्र मनोज बताया जा रहा है। दूसरा मृतक रेलवे में कार्यरत है जिसका नाम रोहित लोधी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। काकोरी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हत्यारों तक पहुंचने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है पुलिस। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल देखिए की जा रही है। करीब 10:15 बजे काकोरी इंस्पेक्टर को सूचना प्राप्त हुई कि पानखेड़ा गांव जो थाना काकोरी का है उसके बाहर 2 युवकों की लाश मिली है जिनका गला किसी तेज धारदार हथियार से रीता गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी, एसीपी काकोरी और फोरेंसिक की टीम पहुंची और इन व्यक्तियों की पहचान रोहित और मनोज जो उसी गांव पानखेड़ा के रहने वाले हैं के रूप में हुई। लाश को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। देर रात काकोरी क्षेत्र में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। फिलहाल हम काकोरी क्षेत्र के बरकता गांव में मौजूद है और यहीं पर डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल गांव से कुछ दूरी पर जो मेन रोड है, मेन रोड पर 2 युवकों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल काकोरी पुलिस के साथ साथ तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ घटनास्थल पर मौजूद है और कहीं ना कहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। आसपास जो गाँव है वहाँ के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। दोनों युवक की बॉडी देर रात काकोरी क्षेत्र में रोड पर पड़ी मिली, जिसके बाद आनंद फानंद में जो ग्रामीण थे उन्होंने कहीं ना कहीं फोन किया। पीछे की आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, ग्रामीण हैं, वो यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल अब जो दोनों युवक थे उनकी मौत हो गई है और जो आरोपी है उसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। और अब खबर बदायूं से जहां पर देखिए संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर का शव मिला है। कमरे में शव लटका देख परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उछानी नगर के मोहल्ला गौतमपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर बदायूं से है जहां पर किशोर का शव मिला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर का शव मिला है। कमरे में शव लटका देख परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उछानी नगर के मोहल्ला गौतमपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते खबर रायबरेली से है जहां पर 14 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई। पिता की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े। आरोपी दिलीप यादव को ग्रामीणों ने पकड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के बाबा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर खेड़ा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
तो आरोपी दिलीप यादव को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाए कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। तो गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर खेड़ा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। सुल्तानपुर खेड़ा थाना गुरबख्शगंज में एक तहरीर प्राप्त होती है जिसमें एक 14 वर्ष की बच्ची के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट की घटना एवं जाति सूचक गाली देने की बात अब प्रकाश में आई है और इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 64/25 अंतर्गत धारा BNS की 74, 76, 115(2), 325 SC/ST पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी जो है दिलीप यादव है उसको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी। चलिए आगे बढ़ते खबर संभल से, जहां पर देखिए श्रद्धालुओं से फल विक्रेताओं ने मारपीट की। बस से पुड़ागिरी जा रहे थे श्रद्धालुओं को पीटा गया। फल खरीदते समय किसी मामूली बात को लेकर नोकझोंक हो गई। फल विक्रेताओं ने श्रद्धालुओं से डंडों से मारपीट की। बरेली सराय का ये वायरल वीडियो बनाया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं काचौराय के किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद से फल विक्रेताओं ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। डंडों से जमकर ये मारपीट की गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। चल बेटा चल। तो बस से तोड़ागिरी जा रहे थे ये श्रद्धालु। बताया जाए कि श्रद्धालुओं से फल विक्रेताओं ने मारपीट की है। किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और जमकर मारपीट की गई। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा को पीटा है। भतीजे ने पीट कर चाचा को घायल कर दिया। जमीनी विवाद में साथियों संग मिलकर पीटा है। पुलिस मारपीट के मामले में तहकीकात में जुट गई है। थाना नारची क्षेत्र के गाँव राजपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जमीनी विवाद को लेकर देखिए भतीजे ने चाचा को पीटा है। साथियों के साथ मिलकर उसने चाचा की पिटाई की है। खबर फिरोजाबाद से सामने आई। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने ढेर किया। पुलिस ने ऑटो चालक अजय का एनकाउंटर किया है। ऑटो से किडनैप करके महिला की हत्या की थी। मलिहाबाद में बाग में महिला का शव मिला था। एक आरोपी दिनेश को पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी थी। ऑटो चालक अजय पर 1 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अजय ढेर हुआ। आरोपी पर पहले से 23 गंभीर मुकदमे दर्ज थे। मलिहाबाद पुलिस आरोपी को ट्रामा सेंटर लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने आरोपी अजय को मृत घोषित कर दिया। पहले भी दुष्कर्म के मामले में वो जेल जा चुका था। पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। लूट हत्या रेप के प्रयास का आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। मलिहाबाद के देवा रेस्टोरेंट के पास ये मुठभेड़ हुई है। वहां पर घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब रोकने का प्रयास किया गया तब उस व्यक्ति ने गाड़ी मुख्य सड़क से कच्ची सड़क पर उतार दी और उतारने पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसके बाद वो पैदल भागा और भागते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए जिससे वो घायल हो गया और उसको तत्काल CSC में भेजा गया और वहाँ से उसको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। और इसके साथ जो उसके पास से जो एक देसी तमंचा और 2 मोबाइल भी बरामद हुए, जिस मोबाइल में उसमें से एक मोबाइल वो मोबाइल था जो उस मृतक युवती का था, जिसको उस घटना के दिन इसने उसे छीना था। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पर देखिए डबल मर्डर को अंजाम देने वालों का एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। अंकित सोनकर और मिराज के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों के पास से 2 तमंचा चुंदा कारतूस बरामद कर लिया गया। सैदपुर थाना क्षेत्र के पटना गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। कल खानपुर थाना क्षेत्र उचैरी में डबल मर्डर किया था। अमन और अनुराग की गोली मारकर हत्या की थी। थाना खानपुर अंतर्गत उचौरी गांव में 2 व्यक्तियों की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। इस घटना पे परिजनों द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध और कुछ अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसके उपरांत हमारी कई टीमें, स्वास्थ्य सर्विलांस और कई थानों की टीमें लगातार मुलजिमों के गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान
सूचना मिली कि खानपुर थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग के पास ये मुलजिम वहाँ से गुजरने वाले हैं। इस सूचना पे घेराबंदी की गई। घेराबंदी के उपरांत इन्होंने जब घिरते हुए देखा तो पुलिस पार्टी में फायर किया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिसके कारण इनके 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल समेत फरार हो गया। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर देखिए बिजली पोल तोड़ते हुए ट्रैक्टर ने मासूमों को रौंदा है। रौंदे जाने से 3 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया है। थाना फरिया क्षेत्र के अकबरपुर गीतम सिंह इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तेज रफ्तार का ये कहर दिखा जिसपे एक मासूम की जान चली गई है। फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर है, जहां पर बिजली पोल तोड़ते हुए ट्रैक्टर ने मासूम को रौंद दिया है और बताया जा रहा है कि 3 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। तो पुलिस मौके पर पहुंची है, ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया गया। थाना फरिया क्षेत्र के अकबरपुर गीतम सिंह इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़कर बेटे को सीएम बना देना चाहिए। उनकी सेहत ठीक नहीं, वो अजीबोगरीब व्यवहार करने लगे हैं। वो राष्ट्रगान के समय अजीब हरकतें करते हैं। वो अचानक से पीएम का हाथ पकड़ लेते हैं, कहीं भी हंसने लगते हैं। ये वो चर्चाएं हैं जो पूरे देश में गूंज रही है। वैसे आप भी ये रिपोर्ट देखिए। इसके हस्बैंड टूटा है तो अपना वाइफ को बना दिया। कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद भाई बच्चा है। राष्ट्रगान के वक्त नीतीश कुमार क्यों मुस्कुरा रहे हैं? यह है नीतीश कुमार, सीएम बिहार। हॉल में राष्ट्रगान चल रहा है। नीतीश कुमार अपने में मगन है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। आसपास के लोग नीतीश को देख असहज हो रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं कि थम जाइए, राष्ट्रगान चल रहा है। लेकिन नीतीश तो है नीतीश, उन्हें न किसी की बात समझ आ रही थी, न किसी का कोई इशारा। वो तो एक छोटे बच्चे की तरह ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कोई अजीब सी चीज उनके सामने हो रही है। आप भी देखिए। नीतीश ने अचानक पकड़ा था मोदी का हाथ। वैसे पहला मौका नहीं था जब नीतीश कुमार ने इस तरह का अजीबोगरीब व्यवहार किया हो। आपको याद होगा पिछले साल पीएम मोदी नालंदा पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान अचानक से नीतीश कुमार पीएम मोदी का हाथ पकड़ लेते हैं। नीतीश पीएम मोदी की उंगली चेक करते हुए नजर आए। कहा गया नीतीश प्रधानमंत्री की उंगली पर वोट देने के बाद लगी स्याही को चेक कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार की इस हरकत ने पीएम मोदी को असहज कर दिया था। नीतीश मोदी के पैर छूना चाहते थे। आपको वो मौका भी याद दिलाते हैं जब नीतीश कुमार अचानक से पीएम मोदी के पैर छूने लगते हैं और पीएम मोदी उन्हें रोक देते हैं। नीतीश ने राबड़ी देवी पर की थी विवादित टिप्पणी। हम लोग को लग रहा है कि दिमाग ठीक नहीं है। राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। दोनों सदन में माफी मांगना चाहिए, उनको आके खड़ा होना चाहिए। जब विपक्ष हाला कर रहा है इस मुद्दा पर तो उनको आना चाहिए, उसमें उनका इस्तीफा करके उनको बेटा को मना देना चाहिए। नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा, उन्हें अपने बेटे को कुर्सी सौंप देनी चाहिए। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने ये गंभीर बातें कही हैं। उसके बाद सवाल तो है कि आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या है। जब नीतीश ने तेजस्वी को कह दिया बच्चा, केवल सार्वजनिक मंचों पर ही नहीं, किसी कार्यक्रम में ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार का पिछले दिनों राबड़ी देवी पर दिया गया बयान भी विवादित रहा, जिसमें वो इसका उसका जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके हस्बैंड टूटा है तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव को भी लपेटे में लेते हैं और भरे सदन में कह देते हैं कि तेजस्वी यादव तो अभी बच्चा है। क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद भाई बच्चा है, भाई बच्चा है, भाई बच्चा है।
नीतीश कुमार के अजीबोगरीब व्यवहार की चर्चा लगातार हो रही है। आपको वो वक्त भी याद दिलाते हैं जब नीतीश ने तीर चलाने की बजाय उसे फेंक दिया था। वैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश के ही पुराने साथी प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत खराब है। मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है, हमको तो अब तरस आती है। खैर, अब इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी हमको करना शोभा नहीं लगता, लेकिन इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। इनकी गिरती सेहत जो है अब ये साबित कर चुकी है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ हैं तो और कुछ नहीं, कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और उनका विभाग बता दें। मैं अभी से पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में उनके लड़के की तरह हम भी खड़े हो जाएंगे। नीतीश कुमार को क्या हुआ है, उनकी मानसिक हालत को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उन सब से परे नीतीश कुमार का व्यवहार सामान्य नहीं माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं होगी। योगी इस बयान से हजारों तरह के सवाल खड़े होने लगे। फिर बड़ी बात यह है कि योगी ने अपने बयान से साफ कर दिया कि उनके लिए राम मंदिर, राम और आस्था सत्ता से पहले है। बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अयोध्या पर जमकर बोले योगी। राम मंदिर पर योगी ने कह दी बड़ी बात। सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो समस्या नहीं। विवाद खड़ा होता है तो होता रहे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज धमाकेदार बयान दिया। ललकारते हुए कहा है कि एक दौर था जब अयोध्या को लेकर तरह तरह की बातें होती थीं। उस दौर के कुछ अधिकारी कहते थे कि आपके मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता है तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। और हमने मिलकर अयोध्या के बारे में सोचा और दीपोत्सव की शुरुआत हुई। मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए योगी कहते हैं कि एक द्वंद्व था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थीं, फिर भी मुझे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, जिसे कुछ आपत्ति थी। लेकिन हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वो बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वो बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी।
योगी ने अपने यूरोप दौरे का जिक्र करते हुए किस्से का भी जिक्र किया। बताया कैसे भारत की पहचान बताना दूसरे देशों में सम्मान का विषय है, कैसे एक पाकिस्तानी भी अपने आप को भारतीय बताने पर गर्व महसूस करता है। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो? उसने कहा पंजाब। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से? और थोड़ा चिटका। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा, या किसी पंजाब के किसी कस्बे का बोल देगा। मैंने कहा क्यों, पंजाब से चुप क्यों गए? कहा सब पाकिस्तान का रहने वालों, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा? तुमने भारतीय क्यों कहा? उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोलते हैं तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। बहरहाल सीएम योगी ने अपने अयोध्या दौरे में दिए बयान से साफ कर दिया है कि उनके लिए राम और राम मंदिर के सामने सत्ता कुछ भी नहीं। वैसे देखने वाले तो योगी के बयान को सियासी चश्मे से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं वक्त का इंतजार किया जाना चाहिए। अभी तो बात निकली है, कितनी दूर तक जाएगी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। जानू, ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं। इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास, वाह, एमबीए फर्स्ट क्लास, पर बासमती खुला क्लास। आपकी चॉइस आपकी पहचान होती है, इसलिए सिर्फ इंडिया गेट बासमती। इंडिया गेट बासमती, चुनिए सिर्फ टॉप क्लास, नो खुला क्लास। When you're hot, we'll cool you down on Cool Street. On Cool Street. On Cool Street. Ooh, I'm on Cool. Chill your dill. I'm on Cool. Chill your dill. It's number one when it comes to fun on Cool Street. Ooh, I'm on Cool. Chill your dill. I'm on Cool. Chill your dill. I'm on Cool. Chill your dill. अब पलक झपकते ही होगी डाउनलोडिंग कंप्लीट, क्योंकि लखनऊ के कोने कोने में है सिक्का ब्रॉडबैंड का हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट। मात्र 499 रुपए पर मंथ में 100 MBPS अनलिमिटेड डेटा की स्पीड और फ्री अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉल्स। आज ही बुक करें अपना सिक्का ब्रॉडबैंड कनेक्शन। विजिट sikkanet.com। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ पर ऐसी छाप पड़ी कि श्रद्धालुओं की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूट गए। श्रद्धालुओं में 25 देशों और 5 महाद्वीपों से आए विदेशी तीर्थ यात्री भी रहे, जिन पर सनातन आस्था का गहरा प्रभाव दिखा। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने निरंजनी अखाड़े के शिविर में प्रवास किया और दीक्षा ली। अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ट्रिनिडाद टोबैगो, गुयाना, स्विट्जरलैंड, फिजी, फिनलैंड, ताइवान, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, म्यांमार सहित पूरे विश्व के लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यहाँ अनुभव किया। मानवता की समूर्त धरोहर में शामिल होने वालों में 77 देशों के 118 राजनयिक भी रहे। इस तरह महाकुंभ केवल धार्मिक आस्था का केंद्र न होकर सांस्कृतिक मेलजोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के मंच में भी बदल गया। ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आपकी चॉइस आपकी पहचान होती है, इसलिए इंडिया गेट बासमती, चुनिए सिर्फ टॉप क्लास, नो खुला क्लास। रायबरेली में दुष्कर्म की घटना का वांछित अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्या। सीतापुर जनपद का रहने वाला है आरोपी अभियुक्त। पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज है मुकदमा। नोएडा में साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग दंपति से करोड़ों की ठगी की है। बुजुर्ग दंपति को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। रिटायर्ड निदेशक और उनकी पत्नी से 3 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी। बरेली में महिला से साइबर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। बेटे को दुष्कर्म में फंसाने का झांसा देकर ठगी की थी। महिला से ठगों ने 70,000 रुपए की ठगी की। आप देख रहे हैं
भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। सीएम धामी ने इंडो नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया। सीएम ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। देश के विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने स्टॉल लगाए। देहरादून में बीजेपी सरकार के कार्यकाल 3 साल पूरे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाई। कहा 3 साल का कार्यकाल बेहद शानदार रहा। हरिद्वार पुलिस में बड़ा फेरबदल। 36 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव। एसएम प्रेम मंत्र डोभाल ने फेरबदल किया है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। कमर्शियल वाहन संचालन करने पर ग्रीन कार्ड अनिवार्य है। ग्रीन कार्ड न होने पर प्रशासन करेगा कड़ी कार्रवाई। पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे देहरादून। निर्माणाधीन सैन्य धाम में लगाए आरोप। कहा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है सैन्य धाम। यहां शहीदों का अपमान किया गया।